श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक यकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक यकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। नमस्कार, राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज लेकर आया हूं आपके लिए नव वर्ष के विशेष उपलक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, राष्ट्र कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर, जो प्रेम और वीर रस दोनों के कवि हैं, ऐसे कवि पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने एक अलग से छोटी सी वीडियो आपको दे दी है, शॉर्ट वीडियो, और आप सबको नए वर्ष में खुशियां मिले, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपको धन वैभव संपत्ति मिले और सबसे बड़ा ईश्वर आपको सफलता दे, आपको विजय प्राप्त हो, आप नौकरी को प्राप्त करें और 2024 में आप नौकरी प्राप्त करके, अपना लक्ष्य प्राप्त करके आप अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे ले जाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं, समाज को एक नई दिशा दें, समाज को उन्नति पथ पर अग्रसर करें। चलिए, तो सभी साथी एक बार फिर से राधे राधे बोलेंगे और अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं हम और रामधारी सिंह दिनकर पर कई क्लास होंगी। जैसे हमने अमीर खुसरो को कई क्लास में पढ़ा है, तो आप बताएंगे अगली क्लास आपको आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिना किसी देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर असंगत है। आपको असंगत देखना है। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, दिनकर के संबंध में ये दिनकर स्पेशल है, ये लिखा हुआ है आपको, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दूसरा, दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ठीक है, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ठीक, अगली बात, पिता का नाम श्री वीर सिंह और इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। बताइए कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है आपको ये बताना है इसमें। तो ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चार तथ्य एक ही बार में चार तथ्य आ रहे हैं। ठीक है, चलो, ए, बी, सी, डी कौन सा असंगत है? वैसे बहुत सरल भी है। सरल इसलिए है कि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ये सब जानते हैं। जन्म स्थान इनका सिमरिया, बेगूसराय, बिहार है, ये भी सब जानते हैं। जो हम सब जानते हैं, इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ है, ये भी जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो वो भी जानते हैं। अर्थात इनके पिता का नाम श्री वीर सिंह नहीं, क्या नाम था? श्री रवि सिंह। क्या नाम था? श्री रवि सिंह। ठीक है, रवि माने क्या होता है? सूर्य। रवि माने क्या होता है? सूर्य। और दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो दिनकर और रवि दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के घर में दिनकर, रवि के घर में दिनकर हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। अर्धनारीश्वर कवि किसे कहा जाता है? देखो, हम एक ही बार में हम पहले कह चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर स्पेशल है, तो आप सीधे सीधे उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे। जब दिनकर ही पढ़ रहे हैं तो अर्धनारीश्वर कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, ए विकल्प सही होगा इसका, बहुत शानदार है।
बहुत अच्छा है, ठीक है। अर्धनारीश्वर कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। अब दिनकर स्पेशल ना होता और वहाँ पर ये प्रश्न आता तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ये कंफ्यूज करता कि पता नहीं अर्धनारीश्वर कवि कौन से हैं। तो अर्धनारीश्वर कवि दिनकर हैं, ठीक है। दिनकर का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और हमने दिनकर शब्द का ही प्रयोग किया है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? समय और शक्ति बचाने के लिए हम पूरा नाम लिखते तो हमें भी समय लगता, कंप्यूटर वाले भैया जो हैं पंकज भैया, उन्हें प्रिंट करने में, टाइप करने में समय ज़्यादा लगता, फिर यहाँ पर पढ़ने में और उसमें भी समय ज़्यादा लगता। तो बस आप समझ लेंगे दिनकर का आशय रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर को साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? बताओ। दिनकर को साहित्य चूड़ामणि दिनकर को इस उपाधि से किसने सम्मानित किया था? साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, भागलपुर विश्वविद्यालय, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, दिनकर को साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? बताइए भाई। साहित्य चूड़ामणि किसने? तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, इस संस्थान ने दिनकर को साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन सी उपाधि दी थी? साहित्य चूड़ामणि, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अच्छा, तो फिर एक प्रश्न और बता दो। यहाँ पर एक प्रश्न हम पूछेंगे, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित प्रश्न बता दो। बताओ भाई, बताओ। मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती, सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर इन्हें मानपत्र दिया था। इन्हें मानपत्र दिया था, ठीक है। चलो, ठीक है। भागलपुर विश्वविद्यालय के संबंध में हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इन्हें मानपत्र दिया था। और ये हीरक जयंती कब होती है, कितने वर्ष पर होती है हीरक जयंती, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। हीरक जयंती कब होती है? चलिए अगला देखते हैं। शानदार। आज तो भाई कल आप लोगों ने खूब प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा और 80 प्लस संख्या भी हो गई थी। तो आज फिर से नया वर्ष है, नव वर्ष है, एक नया जोश, उमंग, उत्साह होना चाहिए। और आज फिर पहुंचा दीजिए 100 तक। आज कोशिश करिए 100 तक हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। और देखिए, नव वर्ष के बारे में वैसे तो क्या कहूँ, आप सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कहना चाहेंगे कि क्या होता है जब नव वर्ष आती है, आने से पहले या आने के समय हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति कुछ संकल्प लेता है कि आज से हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे, रोज करेंगे, सुबह जल्दी जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या। और 2024 में कुछ लोग तो स्टेटस लगा देते हैं कि इस 2024 में नौकरी ले ही लेंगे। जो भी सोच के लगाते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप संकल्प लें उसे आप पूर्ण जरूर करें। भले छोटा संकल्प लें, लेकिन उसे आप
पूरी तरह से निभाएं। तो संकल्प लें, और संकल्प आपने ले लिया तो आप यदि उस पर क्या होता है, जनवरी में संकल्प लिया, धीरे धीरे 1-2 दिन 10 दिन 20 दिन तक चलता है, फरवरी आते आते संकल्प सबका टूट जाता है। तो ऐसा न हो। पहली जनवरी को यदि आप संकल्प ले रहे हैं तो अगली 31 दिसंबर तक वो संकल्प आपका रहना चाहिए। और ऐसा मेरे हिसाब से कि जो 1 जनवरी को संकल्प ले रहा है, ठीक है, वो 31 जनवरी तक पूरा 31 दिसंबर तक संकल्प रखे। ऐसे मेरे हिसाब से तो ये समझ लो 1% लोग भी नहीं हैं, इससे भी कम होंगे। इससे भी कम लोग होते हैं जो अपने संकल्प को क्या करते हैं, 31 दिसंबर तक पूरा ज्यों संकल्प लिया वैसे ही लेकर जाएं। तो बस ये समझ लीजिए, इस तरह का आपने संकल्प लिया है और आगे बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सफलता के नजदीक हैं। अब देखो इसमें इंद्रधनुषी सौंदर्य है। कौन सी रचना है जिसमें इंद्रधनुषी सौंदर्य है, बताओ। रेणुका, ओंकार, सामधानी, रसवंती। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न बताइए, कौन सी रचना इंद्रधनुषी सौंदर्य से युक्त है? तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है, रसवंती। ठीक है, इंद्रधनुषी सौंदर्य कौन सी रचना में है? रसवंती, चौथा। ठीक है, रेणुका, अहंकार और सामधानी ये वीर रस से प्रेरित रचनाएं हैं। ठीक है, वीर रस से युक्त रचनाएं हैं। चलो भैया, अब देखो, दिनकर को विद्या वाचस्पति की उपाधि किसने सम्मानित किया? दिनकर को विद्या वाचस्पति की उपाधि से किसने सम्मानित किया? संस्कृत महाविद्यालय, गुरुकुल महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। बताइए, दिनकर को विद्या वाचस्पति की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? विद्या वाचस्पति की उपाधि किसने दी थी दिनकर को? ए, बी, सी या डी? तो दिनकर को विद्या वाचस्पति की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी बताइए शीघ्रता से। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, दिनकर को विद्या वाचस्पति ये जो उपाधि है ये दी थी गुरुकुल महाविद्यालय ने। ठीक है, गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा ये उपाधि दी गई थी। बी विकल्प सही होगा। चलो भैया जी, अब 5वां के बाद 6वां रिक्त स्थान है शुरुआत में। चलो भैया, क्या है? रिक्त स्थान। ठीक, को मैं साहित्यकार का आवश्यक गुण मानता हूँ, दिनकर ने कहा। मतलब किसे साहित्यकार का आवश्यक गुण मानते हैं दिनकर? ये दिनकर का कथन है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, और यहाँ रिक्त स्थान में आपको इनमें से ढूंढना है। क्रोध, प्रेम, सहानुभूति, संवेदना। बताओ, इनमें से कौन सा गुण है जिसे दिनकर कहते हैं कि साहित्यकार का आवश्यक गुण है? साहित्यकार का आवश्यक गुण कौन सा माना है रामधारी सिंह दिनकर ने? साहित्यकार का आवश्यक गुण कौन सा है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार? बहुत बढ़िया है, साफ दिख रहा है, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, बताते रहो, उत्तर देते रहो, उत्तर जागते रहो भाई, जागते रहो, पढ़ते रहो। तो इसमें ए विकल्प सही है, क्रोध। दिनकर ने माना है, यहां लिखेंगे क्रोध। क्या लिख देंगे? क्रोध। क्रोध को मैं साहित्यकार का आवश्यक गुण मानता हूं। किसने कहा है? दिनकर ने। क्रोध को मैं साहित्यकार का आवश्यक गुण मानता हूं। क्रोध को मैं साहित्यकार का आवश्यक गुण मानता हूं। उसके बाद इसमें और उन्होंने कहा है, जिसमें क्रोध पी जाने की शक्ति है वह या तो संत है या डिप्लोमेट, जो व्यवहार में वैष्णवी विनम्रता लाकर सबको खुश रखना चाहता है। जिसमें क्रोध नहीं वह कवि कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, और ऐसा होना कवि के जीवन का नहीं, उसकी मृत्यु का लक्षण है। हमें हंसने वाले सिंहों की आवश्यकता है जो हंसी की मार से समाज को तिलमिला दें। ठीक है, तो ये कथन दिनकर जी का है।
बहुत महत्वपूर्ण कथन है दिनकर जी का। तो उस दिनकर जी के महत्वपूर्ण कथन में से हमने आपको ये एक हिस्सा आपको यहाँ पर रखकर बता दिया है। क्रोध को मैं साहित्यकार का आवश्यक गुण मानता हूँ। चलो भाई आगे बात करते हैं। दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगलाकांक्षा, मंगल धन आकांक्षा, ठीक है, संधि है। मंगल शब्द है, मंगल शुभ जिसका अर्थ होता है, और उसी में है आकांक्षा। मंगल में आकांक्षा शब्द लगा हुआ है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगल आकांक्षा का प्राधान्य है। प्राधान्य का अर्थ होता है प्रधानता। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। बच्चन से हैं, दूधनाथ से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृष्णा सोबती। बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगल आकांक्षा का प्राधान्य है। मतलब दिनकर की उमंग है और दिनकर की जो मस्ती है उसमें सामाजिक मंगल आकांक्षा, मतलब समाज का शुभ हो, इस बात का प्रधान है। मतलब प्रधान बात यह है कि समाज का शुभ हो, समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो, ये इसमें प्रधान है। तो बच्चन से हैं, दूधनाथ से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृष्णा सोबती। बताइए, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिनकर जी के संबंध में लिखा है कि दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगल आकांक्षा का प्राधान्य है। बहुत शानदार कथन है। चलिए भैया, उर्वशी की रचना के सवाल खड़े किए। ये थोड़ा उर्वशी की रचना के सवाल खड़े किए, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, आगे पीछे हो गया है। ये है उर्वशी की रचना के औचित्य पर सर्वप्रथम किसने सवाल खड़े किए, ये आएगा बाद में। सवाल खड़े किए ये बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, उर्वशी की रचना के औचित्य पर सर्वप्रथम किसने सवाल खड़े किए। आगे पीछे प्रिंट हो गया है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लो। मुक्तिबोध भगवत सरल उपाध्याय, नाम वर्ष हैं नंद दुलारे वाजपेयी। उर्वशी तो आप जानते ही होंगे, इस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, दिनकर जी को। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाली रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। काम अध्यात्म पर आधारित रचना है ये, काम अध्यात्म, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ये बहुत पूछा जाता है। काम अध्यात्म की चर्चा कौन सी रचना में की गई है, तो उर्वशी में, ठीक है। काम और अध्यात्म दोनों की बातें हैं। तो उर्वशी की रचना के औचित्य पर ही सर्वप्रथम सवाल खड़े किए कि ये गलत रचना है, क्यों ऐसी रचना लिखी, क्या औचित्य है इसका। मुक्तिबोध ने, भगवत सरल उपाध्याय ने, नामवर सिंह ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसमें बी विकल्प सही है, भगवत सरल उपाध्याय ने। किसने, भगवत सरल उपाध्याय ने सबसे पहले इस पर, इसके औचित्य पर प्रश्न खड़ा किया था, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो गया। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। वे छायावादियों और प्रगतिवादियों के बीच की कड़ी हैं। वे छायावादियों और प्रगतिवादियों के बीच की कड़ी हैं, ठीक है। छायावादियों और प्रगतिवादियों के बीच की कड़ी हैं। कम छायावादी, अधिक प्रगतिवादी। छायावादी कम है, ठीक है, कम छायावादी और अधिक प्रगतिवादी। दिनकर के संबंध में यह कथन किसका है, ठीक। अब यहाँ दिनकर शब्द हटा के हम ये भी पूछ सकते थे, ये, ठीक है,
छायावादियों और प्रगतिवादियों की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है या किसे कहा है? कम छायावादी और अधिक प्रगतिवादी किस कवि को कहा जाता है? और ये कथन दिनकर के संबंध में है और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सेन, महादेवी वर्मा, नामवर हैं। तो आप इसमें बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। वे छायावादियों और प्रगतिवादियों की बीच की कड़ी हैं। यह कथन किसका है? छायावादी आप जानते ही हैं, छायावाद युग, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी युग। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कड़ी माना जाता है किन्हें? दिनकर जी को। ऐसा कहा किसने है? तो ऐसा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिनकर के संबंध में लिखा है कि वे छायावादियों और प्रगतिवादियों की बीच की कड़ी हैं, कम छायावादी और अधिक प्रगतिवादी हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, नोट रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलो, हो सकता है नया भी हो आपके लिए, घबराना नहीं है। कुछ प्रश्न नए भी हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं। असंगत है, असंगत चयन करना है। 1956 संस्कृत के 4 अध्याय। ये रचना हमने आपको कई बार बताई है और ये अभी उसमें EMRS में भी आई थी। ठीक है, और बहुत आती है। ये किनका है? दिनकर का निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। 1959 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1968 ईस्वी में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। दिनकर के संबंध में असंगत बताना है। बताइए A, B, C या D? दिनकर के संबंध में असंगत बताना है। 1956, 59, 64, 68 बताइए। 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये संस्कृत के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल संगत है, सही बात है। दूसरा है 1959 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, संगत बात है। 1964 में इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में चयन दिया गया, ये बिल्कुल संगत है। जब 3 संगत हैं तो एक असंगत हो गया। 1968 भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में। तो 1968 में नहीं, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार तो बने थे, लेकिन कब बने थे? 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में भारत सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई थी, 68 में नहीं। तो इसलिए डी विकल्प असंगत हो जाएगा। 10वां हो गया। अब देखो 11वां, दिनकर की कविता लिखने की प्रेरणा मिली। दिनकर को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बताओ। दिनकर को कविता लिखने की प्रेरणा मिली मैथिली शरण गुप्त जी से, नाटक और रामलीला देखने से, अपने पिता से या निराला से? अब बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। दिनकर को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैथिली शरण गुप्त से, नाटक और रामलीला देखने से, अपने पिता से या निराला से? तो दिनकर ने ये कहा है कि मैंने नाटक जो देखे और रामलीला जो देखी, उससे मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। रामलीला में जो गीत ये सुनते थे उन्हें याद कर लेते थे और उनकी तर्ज पर नए गीतों की रचना करते थे, नई कविताओं की रचना करते थे। तो नाटक और रामलीला देखकर इन्होंने कविता के संस्कार सीखे और कविता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, शुरुआत की। चलिए आगे। दिनकर को यह आशीर्वाद, आशीर्वाद भाई गलत हो गया कंप्यूटर भैया। दिनकर को यह आशीर्वाद कैसा होना चाहिए? इस तरह से। ठीक है, शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए इसकी, ये गलत हो गया है। आशीर्वाद यहाँ एक ही मात्रा बना दी, ऐसा होना चाहिए था र। ठीक, दिनकर को यह आशीर्वाद किसने दिया? आसार है कि दिनकर ऊपर उठकर, ऊपर होना चाहिए था, दिनकर ऊपर उठकर हिंदी के आसमान पर छा जाएगा।
बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आसार है कि दिनकर ऊपर उठकर हिंदी के आसमान पर छा जाएगा। दिनकर को ये आशीर्वाद किसने दिया था? निराला ने, मैथिली शरण गुप्त ने, महर्षि अरविंद ने या कृष्ण गोपाल ने? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ भाई, दिनकर को ये आशीर्वाद किसने दिया है कि आसार है कि दिनकर ऊपर उठकर हिंदी के आसमान पर छा जाएगा? तो ये आशीर्वाद दिनकर जी को दिया था निराला ने। निराला जी को इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कविता सुनाई और उस कविता को सुनकर निराला जी ने ये कहा था कि आसार है यह दिनकर ऊपर उठकर हिंदी के आसमान पर छा जाएगा। ठीक है, अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने ये कविता निराला को सुनाई थी, तो ये उस कविता को सुनकर ये आशीर्वाद दिया था निराला ने। ठीक, चलो भाई, अगला है, अगला प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न देख लो। श्रम से विमुख नहीं होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे और सुख के लिए पाप से जो नरसंधि न कभी करेंगे। ठीक है, या श्रम, गलतियां हो जाती हैं भैया, कंप्यूटर भैया हैं, ऐसे देख लो। श्रम से विमुख नहीं होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, श्रम से विमुख नहीं होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि न कभी करेंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, श्रम से विमुख नहीं होंगे। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये बात है कि श्रम से विमुख नहीं होना है 2024 में। ठीक है, आगे कभी नहीं होना है जीवन में। श्रम का मतलब परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना है, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है। दूसरी बात, दुख से नहीं डरेंगे। यदि जीवन में कोई दुख है तो उस दुख से डरना नहीं है। आगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे, सुख प्राप्त करने के लिए पाप से संधि नहीं करेंगे। मतलब आज का इंसान इतना गिर गया है कि सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी पाप कर सकता है, लेकिन ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं? सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। ठीक है, ये कौन से ग्रंथ से है? रश्मिरथी, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र और रेणुका, ये चारों ही रचनाएं दिनकर की हैं। आप बताइए इनमें से कौन सी रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं? 13वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। तो ये 13वां प्रश्न, ये पंक्तियां रश्मिरथी से ली गई हैं। ठीक है, रश्मिरथी बहुत महत्वपूर्ण काव्य है इनका। चलो, दिनकर को डी लिट की मानद उपाधि किसने दी? बताओ, दिनकर को डी लिट की मानद उपाधि किसने दी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय? कौन से विश्वविद्यालय ने दिनकर को मानद उपाधि दी थी? बताइए, डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था, ए, बी, सी या डी? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। तो दिनकर को मानद उपाधि दी थी भागलपुर विश्वविद्यालय ने, डी विकल्प सही है। ठीक है, किसने दी थी? भागलपुर विश्वविद्यालय ने दिनकर को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। 14वां प्रश्न हो गया। 15वां देख लो। वामपंथी खेमे में सिर्फ इन्होंने उर्वशी की खुलकर प्रशंसा की। बताओ, इनके अलावा और भी थे। ठीक है, कुल मिला के कह सकते हो मार्क्सवादी आलोचक या वामपंथी अलग से खेमा जो बना था। ठीक है, वामपंथी खेमे से सिर्फ इन्होंने उर्वशी की खुलकर प्रशंसा की। रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी रचना है, इस उर्वशी रचना की प्रशंसा सिर्फ इन्होंने की। किसने? मुक्तिबोध ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, भगवत शरण उपाध्याय ने। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भगवत शरण उपाध्याय ने सबसे पहले मोर्चा खोला था उर्वशी के खिलाफ। उर्वशी की रचना औचित्य पर ही इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। किसने? भगवत शरण उपाध्याय ने। ठीक है,
मुक्तिबोध ने भी उर्वशी की कटु आलोचना की, मुक्तिबोध ने उर्वशी की कटु आलोचना की और उर्वशी के औचित्य के खिलाफ आवाज उठाई। और मुक्तिबोध का ही समर्थन किया नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने भी कहा कि ये कोई श्रेष्ठ रचना नहीं है, अच्छी रचना नहीं है। बहुत विरोध सहना पड़ा इस रचना को, ठीक है, आलोचकों का। रामविलास शर्मा ने इसकी खुलकर प्रशंसा की, ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने इसकी खुलकर प्रशंसा की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसकी खुलकर प्रशंसा की है। किसकी? उर्वशी की, ठीक है। तो रामविलास शर्मा इसका उत्तर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अब 16वां प्रश्न। दिनकर हैं, दिनकर हैं, बताइए। ओज के कवि, पौरुष के कवि, पराक्रम के कवि, उपर्युक्त सभी। तो दिनकर उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है। इन सब के अलावा और भी हैं, आगे पढ़ेंगे। अनल के कवि, प्रेम के कवि, ठीक है, अधैर्य के कवि, बहुत सारे नाम हैं दिनकर जी के, बहुत सारे उपनाम हैं। चलो अगला, दिनकर के बड़े पुत्र का नाम क्या है जिनका निधन हो गया था? देखो, दिनकर ने भी बहुत दुख झेला, दिनकर ने बहुत दुख झेला। लगभग 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। माँ ने इनका पालन पोषण किया। इन 3 संतानें थीं इनके माता पिता की। पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा माँ ने सब कराई। उसके बाद इनका जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, उस पुत्र का भी इनके जीवन के रहते रहते निधन हो गया। तो ये बहुत दुखी रहे थे, अंतिम समय में बहुत दुख झेला था। और इन्होंने कई बार इस दुख की अभिव्यक्ति की है। मुख्यतः हारे का हरिनाम, ये रचना इनके दुख को ही बताती है। हारे के हरिनाम या हारे का हरिनाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम और क्लास करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत दुखी रहे बेचारे। तो इनके बड़े पुत्र का नाम क्या था जो जिनका निधन हो गया था? रामदास सिंह, राम सेवक सिंह, रामवीर सिंह या राम खिलावल सिंह? तो उनका नाम था, बी विकल्प सही है, राम सेवक सिंह, ठीक है। इनका निधन हो गया था। फिर इनके बच्चों का पालन पोषण, इनकी पत्नी का पालन पोषण दिनकर जी ने ही किया था। दिनकर जी सरकार की नौकरी में रहे, अंग्रेजों की नौकरी में। एक खेमा चाहता था कि ये नौकरी छोड़ दें, लेकिन दिनकर जी के घर की स्थितियां ऐसी थीं कि नौकरी नहीं छोड़ सकते थे, और नौकरी छोड़कर घर को बर्बाद करके फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदना ये कोई अच्छी बात नहीं समझते थे। वो ये कहते थे देश बाद में, परिवार पहले। परिवार को तोड़कर, परिवार को छोड़कर यदि देश सेवा करें तो क्या मतलब है, ठीक है। ऐसा मानना था दिनकर का। दिनकर को भूदेव पदक कब मिला था? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न। दिनकर को भूदेव पदक कब मिला था? मैट्रिक में सर्वाधिक अंक लाने पर, रश्मिरथी लिखने पर, सांसद बनने पर और अच्छे भाषण देने पर। बताओ, भूदेव पदक कब मिला था दिनकर को? बहुत अच्छा प्रश्न है। भूदेव पदक कब मिला था? 18वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। मैट्रिक में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे अपने कॉलेज में, तब इन्हें भूदेव पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलो अगला देख लो। अब 18 हो गया, 19। दिनकर बचपन में इनकी कविता पढ़कर रोए थे। दिनकर बचपन में इनकी कविता को पढ़कर रोए थे, बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ किन की कविता को पढ़कर दिनकर जी बचपन में रोए थे? बोलिए भाई बोलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, दिनकर किनकी कविता को पढ़कर रोए थे? दिनकर ने लिखा है, देखो दिनकर ने ये लिखा है कि लोकमान्य तिलक, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई और इस पर माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कविता लिखी, इस कविता को पढ़कर, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता को पढ़कर दिनकर खूब रोए थे, ठीक है। ऐसा दिनकर ने बताया। 19वां हो गया। 20वां, हे भगवान तुमसे तो उरण हो गया,
हे भगवान तुमसे तो उऋण हो गया, हे भगवान तुमसे तो उऋण हो गया, अब बाकी की आयु, यहाँ रिक्त स्थान है, को दे दो। दिनकर ने किसे अपनी आयु दी बताइए। दिनकर ने भगवान से ये कहा कि हे प्रभु हम तुमसे तो उऋण हो गए, अब मेरी बची हुई आयु इन्हें दे दो। और ये बात कहने के बाद ये बात शाम को कही और उसी रात 11:30 बजे लगभग दिनकर को अटैक पड़ा और दिनकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अर्थात उन्हें पता था, दिनकर की नातिनी ने ये प्रश्न किया था, दिनकर को तिरुपति बालाजी जाना था, मद्रास। तिरुपति बालाजी जाने के लिए बहुत दिनों से ये चाह रहे थे। जब तैयार हो रहे थे, जा रहे थे, बैग पैक कर रहे थे, तो इनकी नातिनी ने ये कहा कि नाना जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले मौत मांगने। क्या बोले? मौत मांगने। इनके मुंह से निकला मौत मांगने। ये अपने अंतिम समय में इतने दुखी हो गए थे क्योंकि इनके पुत्र के बच्चे, इनके पुत्र वधू विधवा इनके सामने थी, भरण पोषण सब उनका यही करते थे। तब इनके मित्र थे जय प्रकाश नारायण। मद्रास में तिरुपति बालाजी मंदिर में इन्होंने तिरुपति बालाजी पहुँचे। एक ही दिन में 3 बार तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। 3 बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद फिर इन्होंने मंदिर में ही मंदिर के सामने बैठकर कहा कि हे भगवान तुमसे तो उऋण हो गया, हे भगवान तुम्हारे तो दर्शन कर लिए। कविता सुनाई थी, कहाँ? तिरुपति बालाजी को अपनी कविता सुनाई थी और ये कहा कि मैं तुमसे तो अब उऋण हो गया, बाकी आयु इन्हें दे दो, जय प्रकाश नारायण को। ये उनके मित्र थे और ये कहा कि मेरी जो बची हुई उम्र है इन्हें दे दो। और उसी रात को 11:30 बजे लगभग इनका निधन हो गया। तो दुख में जीते, सूर्य की तरह चमकते, सूर्य की तरह, सूर्य का ही नाम पर चर्चा नहीं हो पाई, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि PDF चाहिए इस क्लास की तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और दिनकर पर और क्लास चाहिए इसके बाद तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप सबको नववर्ष की पुनः शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आप सबको, ठीक है। आपको सफलता मिले, खुशियां मिलें, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। मिलेंगे फिर अगली क्लास में अच्छे कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे। वर्ष 2024 की पहली क्लास मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।